Hello everyone. So in this video we are going to discuss chapter number 11 of M. Lakshmi Kant, that is amendment of the constitutions. After that we will deal with chapter number 12 of this M. Lakshmi Kant, and which is deals with basic structure of the constitutions. And from this the part 1 of the Lakshmi Kant got completed. Okay, and we will start freshly with part 2, that is the parliament. Okay, so let's begin with the chapter 11 amendment of the constitutions. तो जैसे दुनिया की और भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसी तरह इंडिया का भी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अमेंडमेंट का प्रोविज़न रखता है। ठीक है, अब अमेंडमेंट का प्रोविज़न क्यों रखता है? ताकि जो चेंजिंग नीड्स है ना, मतलब जो समय के साथ चीज़ें चेंज हो रही हैं उनको अपने अंदर इनकॉर्पोरेट कर सके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। ओके, देखो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए अमेंडमेंट का प्रोविज़न बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विद टाइम चीज़ें चेंज होती हैं, आइदर टेक्नोलॉजिकली हो गई, सोशली हो गई, ठीक है, इकोनॉमिकली हो गई या पॉलिटिकली हो गई। चेंज जो चीज़ें हैं वो चेंज होती हैं विद टाइम। ओके, तो ऐसे में कॉन्स्टिट्यूशन का फ्लेक्सिबल होना बहुत ज़रूरी है, ताकि विद चेंजिंग नीड्स एंड डिमांड ऑफ द टाइम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री कैन एडजस्ट एंड मैनेज हिमसेल्फ। ओके, सो this is why we have mentioned here. However, the procedure laid down for its amendment is neither as easy as a Britain. लेकिन जो प्रोसीजर है ना कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंड करने का, वो बहुत इजी भी नहीं होना चाहिए। ये कोई भी आके कुछ भी अमेंड करके चला जा रहा है, कोई गवर्नमेंट आई तुरंत अमेंड करके चली गई। ठीक है, ब्रिटेन में क्या है कि पार्लियामेंट वहाँ की सोवरेन है, वो जिस तरह से चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन को बदल सकती है, चेंज कर सकती है। यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना इतना ईजी नहीं है। ठीक है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कहीं ना कहीं मिक्स है यूएसए की डिफ़िकल्टी का और ब्रिटेन की पार्लियामेंट सोवरेन जो इजीली चेंज कर लेती है उसका। ठीक है, तो हम सिंपल भाषा में समझना चाहें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ना तो बहुत फ्लेक्सिबल है कि कोई भी चेंज करके चला जाए, ना ही बहुत रिजिड है कि कभी चेंजेस ना ही हो सके। ठीक है, हमारा कहीं ना कहीं ब्लेंड है रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी का। ठीक, आर्टिकल 368 है ना, जो पार्ट 20 में, वो किससे डील करता है? तो वो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को लेके जो पार्लियामेंट के पास पावर है उससे डील करता है। ठीक, ये क्या कहता है कि पार्लियामेंट चाहे तो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल पावर का यूज करके, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है, उसमें कुछ एडिशन कर सकती है, उसमें कुछ प्रोविज़न को बदल सकती है, उसमें कुछ रिपील कर सकती है। ठीक है, लेकिन किस तरह से? जिस तरह से प्रोसीजर कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, ऐसा नहीं अपने हिसाब से। हाउएवर द पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड दोज प्रोविजन विच आर बेसिक। अब देखो हमने केशवानंद भारती केस में पढ़ा था कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन का एवोल्यूशन हुआ था। देखो बेसिक स्ट्रक्चर एक बार फिर से अगर समझने की कोशिश करें तो बेसिक स्ट्रक्चर वो प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में ना, जिनके बेसिस पे पूरा कॉन्स्टिट्यूशन टिका हुआ है। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर कुल मिला के उस तरह जैसे कोई गाड़ी होती है ना, उसके व्हील्स होते हैं, अगर उनको निकाल दिया जाए तो गाड़ी वर्थलेस हो जाती है। ठीक, उसी तरह ये बेसिक स्ट्रक्चर है, कहीं ना कहीं बेस है, इनको हटाने से पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर बदल सकता है। ठीक, तो केशवानंद भारती केस में ये कहा गया था कि जो पार्लियामेंट चाहे अंडर आर्टिकल 368 वो कॉन्स्टिट्यूशन को बदल सकती है एक्सेप्ट बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, अब देखो प्रोसीजर क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट को लेके, आर्टिकल 368 के अंदर देखें। ठीक है, तो आर्टिकल 368 के अंदर प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देखो एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इनिशिएटेड। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए कि एक बिल इनिशिएट होगा, चाहे वो किसी भी हाउसेस में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को लेके बिल किसी भी हाउसेस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर में कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट को लेके बिल इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। चाहे या तो इसे मिनिस्टर इंट्रोड्यूस कर सकता है या प्राइवेट मेंबर भी इंट्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, और इसे इंट्रोड्यूस करने के लिए कोई प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन की ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद क्या है कि जो बिल है ना वो दोनों हाउसेस से स्पेशल मेजोरिटी के साथ पास होना चाहिए। ठीक है, अब स्पेशल मेजोरिटी क्या है? तो मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउसेस एंड मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउस प्रेजेंट इन वोटिंग। मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस क्या है कि मान लो किसी हाउस में 100 मेंबर है तो उसके मेजोरिटी क्या होगी? 51 मेंबर की मेजोरिटी होगी। ठीक, एंड तो 51 मिनिमम हो गया। ठीक है, उसके बाद
मेजोरिटी ऑफ द 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। मान लो कि किसी हाउस में 100 मेंबर है, उसकी मेजोरिटी क्या होगी 51 हो गई। मान लो कि हाउस में केवल 70 मेंबर्स ही आए, तो 51 तो ज़रूरी ही है, लेकिन जितने प्रेजेंट हैं ना उनके 2/3, ठीक है, जितने भी मेंबर प्रेजेंट हैं उनके 2/3 जो मेंबर हैं उनको वोट करना होगा, ठीक है। मतलब जो दोनों में से जो भी हायर हो ना उसे कंसीडर किया जाएगा। अब क्या है कि ईच हाउस मस्ट पास द बिल सेपरेट। अब देखो दोनों हाउस अलग अलग इस बिल को सेपरेटली पास करेगा। अगर दोनों हाउसेस के बीच में डिसएग्रीमेंट होता है तो जॉइंट सिटिंग का प्रोविज़न नहीं है। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को लेके जॉइंट सिटिंग का प्रोविज़न नहीं है, ठीक। इफ़ द बिल सीक टू अमेंड द फेडरल प्रोविजन ऑफ द, अगर मान लो कोई फेडरल प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंड करना है, ठीक, तो ये कम से कम हाफ ऑफ स्टेट्स जो है ना उनकी लेजिस्लेचर, उनका जो लेजिस्लेचर है, ठीक है, वहाँ से सिंपल मेजोरिटी से अप्रूव होना चाहिए, ठीक। देखो अब जब दोनों हाउसेस से बिल पास हो जाएगा और स्टेट लेजिस्लेचर के थ्रू रेटिफाइड हो जाएगा, अगर वो फेडरल स्ट्रक्चर को कहीं ना कहीं अल्टर करता है तो उसके बाद प्रेसिडेंट के असेंट को लिए रखा जाएगा। प्रेसिडेंट असेंट देगा बिल पे, ठीक है। वो देखो अब प्रेसिडेंट को असेंट देना ही होगा, वो जो है विथहोल्ड नहीं कर सकता अपने असेंट को, ठीक। ना ही वो रिटर्न कर सकता है रिकन्सिडरेशन के लिए, ठीक है। 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 ये कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट पे ऑब्लिगेटरी करता है कि भैया अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल आएगा आपके पास तो आपको अपना असेंट देना ही होगा। आफ्टर द प्रेसिडेंट आवर प्रेसिडेंट असेंट के बाद बिल एक्ट बन जाएगा, ठीक है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल से, ठीक है। ठीक उसी तरह से तो मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन भाई अमेंड हो गया, ठीक है, उन प्रोविजन के हिसाब से। उसके बाद टाइप ऑफ अमेंडमेंट्स की बात करें तो आर्टिकल 3 से देखो अमेंडमेंट की बात करें अगर ना तो एक तो होता है सिंपल मेजोरिटी से कुछ प्रोविजन जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंड हो जाते हैं, कुछ जो हैं उनके अमेंडमेंट के लिए स्पेशल मेजोरिटी की ज़रूरत होती है। ये आर्टिकल 368 में जो स्पेशल मेजोरिटी वाला कॉन्सेप्ट है वो मेंशन है, ठीक है। आर्टिकल 368 में बेसिकली 3 टाइप में, मतलब 2 टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट्स हैं, ठीक है। जैसे कि स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट एंड आल्सो द रेटिफिकेशन ऑफ द हाफ द स्टेट बाय सिंपल मेजोरिटी, ये फेडरल प्रोविजन के लिए है, ठीक है। अगर कोई फेडरल चेंजेस लाना चाहता है थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, बट सम अदर आर्टिकल प्रोवाइड फॉर द अमेंडमेंट ऑफ सर्टेन प्रोविजन बाय सिंपल मेजोरिटी। देखो कुछ आर्टिकल है ना जो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट को मतलब सिंपल मेजोरिटी से भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया जा सकता है, ठीक है। जैसे आर्टिकल 2 एंड 3 के अंदर, ठीक है, अगर अमेंडमेंट करना है तो सिंपल मेजोरिटी से हो जाएगा ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन के ही थ्रू, ठीक है। तो ये जो सिंपल मेजोरिटी वाले अमेंडमेंट है ना वो आर्टिकल 368 के अंदर नहीं आते हैं। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन को 3 तरीके से अमेंड कर सकते हैं। आर्टिकल 368 में 2 टाइप के कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात की गई है, लेकिन तीसरा जो कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर भी मेंशन है सिंपल मेजोरिटी वाला। तो कुल मिला के अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट को लेकर बात करें तो 3 तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया जा सकता है। जो पहला सिंपल मेजोरिटी से है, सिंपल मेजोरिटी वाले आर्टिकल 2 एंड 3, ठीक है, अल्टरेशन ऑफ बाउंड्री ऑफ स्टेट, ठीक है, नेम एक्सेट्रा वाले, ठीक। सेकंड है जो स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू द पार्लियामेंट। थर्ड है स्पेशल मेजोरिटी एंड रेटिफिकेशन ऑफ द हाफ ऑफ द स्टेट बाय सिंपल मेजोरिटी बाय देयर रिस्पेक्टिव लेजिस्लेचर, ठीक है। तो ये जो थर्ड वाला है ना ये कब अप्लाई होता है जब कहीं ना कहीं फेडरल फीचर को कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करेगा, ठीक। अब देखो सिंपल मेजोरिटी के थ्रू क्या क्या हो सकता है, कौन कौन से अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में सिंपल मेजोरिटी के थ्रू हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय द सिंपल मेजोरिटी ऑफ द 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, जो आर्टिकल 368 के बाहर हैं। जैसे कि एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, ठीक है, एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, ठीक। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, अल्ट्रेशन ऑफ एरिया बाउंड्री नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट, आर्टिकल 3 वाले। एबोलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट, ठीक है, चाहे लेजिस्लेटिव काउंसिल को एबॉलिश करना हो या बनाना हो, ठीक। उसके बाद सेकंड शेड्यूल में अगर कुछ चेंजेस करने हैं जैसे इमोल्यूमेंट्स, अलाउंस हो गया, प्रिविलेज हो गया, ठीक है, किसके किसके, प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर, जजेस, बेसिकली जो
न्यूट्रल पोस्ट वाले हैं ना, जो सब उनके उनको उन उनके एमोल्यूमेंट अलाउंस प्रिविलेज एंड जो सेकंड शेड्यूल में मेंशन है बेसिकली, ठीक है। क्वारम इन पार्लियामेंट हो गया, ठीक है। क्वारम मतलब मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर जरूरी हो अगर किसी मीटिंग को प्रोसीड करने के लिए पार्लियामेंट में, उसे क्वारम बोलते हैं, ठीक है। तो अगर क्वारम बदलना हो तो सिंपल मेजोरिटी से हो जाएगा। सैलरी एंड अलाउंस ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। उसके बाद प्रिविलेज ऑफ द पार्लियामेंट, इट्स मेंबर, इट्स कमिटी, जैसे जो कुछ पार्लियामेंट के मेंबर, जैसे पार्लियामेंट के मेंबर होने से जो उसके मेंबर है ना, उनको कुछ प्रिविलेज मिलता है, ठीक है। और जो उसकी कमेटी है उसको भी कुछ प्रिविलेज मिलते हैं। अगर उसको भी अमेंड करना है तो सिंपल मेजोरिटी से ही हो जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज पार्लियामेंट में यूज करना है कि नहीं, इसको भी सिंपल मेजोरिटी से अमेंड कर सकते हैं। उसके बाद कितने जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट में, उसको भी सिंपल मेजोरिटी से ही। कन्फर्मेंट ऑफ मोर जुडिक्शन ऑफ द, अब देखो सुप्रीम कोर्ट के पास अगर जुडिक्शन का अगर दायरा बढ़ाना है तो वो भी सिंपल मेजोरिटी से ही हो सकता है। ऑफिशियल लैंग्वेज, यूज ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, सिंपल मेजोरिटी। सिटीजनशिप भी सिंपल मेजोरिटी। सिटीजनशिप एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन सिंपल मेजोरिटी से ही हो सकता है। इलेक्शन टू पार्लियामेंट एंड जो इलेक्शन है ना पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर का, सिंपल मेजोरिटी से हो सकता है। डिलिमिटेशन है कॉन्स्टिट्यूएंसी का, सिंपल मेजोरिटी से हो सकता है। यूनियन टेरिटरीज हो गई, ठीक है। फिफ्थ शेड्यूल है जो है वो है शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता है, सिंपल मेजोरिटी से अमेंड हो सकता है। सिक्स शेड्यूल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया, सिंपल मेजोरिटी से, ठीक है। अब स्पेशल मेजोरिटी वाले प्रोविजन देखते हैं। तो मेजोरिटी ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नीड टू बी अमेंड बाय द स्पेशल मेजोरिटी। जो मैक्सिमम प्रोविजन है ना कॉन्स्टिट्यूशन के, अगर उन्हें अमेंड करना है तो भाई स्पेशल मेजोरिटी से काम लेना पड़ेगा। अब देखो स्पेशल मेजोरिटी क्या है, द मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ईच हाउस एंड द मेजोरिटी ऑफ द 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ ईच हाउस प्रेजेंट इन वोटिंग। मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस, ठीक है। मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप मान लो 100 है, कुल मिला के टोटल मेंबर जो है किसी हाउस के 100 है, तो उसकी मेजोरिटी क्या होगी 51 होगी। एंड मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ ईच हाउस प्रेजेंट इन वोटिंग, ठीक है। उसके बाद जितने मेंबर प्रेजेंट है ना, ये मेजोरिटी तो होगी टोटल मेंबरशिप की, ठीक है। पहला कंडीशन तो फॉलो ही होना चाहिए। साथ ही साथ जितने मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोट कर रहे हैं ना, उनकी 2/3 मेजोरिटी भी जरूरत होगी। अब देखो टोटल मेंबरशिप का मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ मेंबर कंप्राइजिंग हाउस रिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट वेदर वैकेंसी। देखो टोटल मेंबरशिप, मान लो कि किसी हाउस के टोटल मेंबरशिप 100 है, मान लो कि इसमें 10 सीट वैकेंट है तो 90 होगी, ठीक है। अब्सेंट है 5 लोग मतलब 85 होगी। तो ये 85 हम नहीं गिनेंगे, हम पूरे 100 को गिनेंगे, इसे ही बोलेंगे टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउसेस, ठीक है। Although the special majority insisted upon the Article 360 is prima facie applicable only to the voting at the final stage of the Lok Sabha rules prescribe adherence to this constitutional requirement at all the effective stage of the bill, ठीक है। ये स्पेशल मेजोरिटी है ना, वो कहीं ना कहीं अंडर आर्टिकल 368 के अंदर कब अप्लाई होती है, जब फाइनल वोटिंग की स्टेज होती है। लेकिन जो लोकसभा का रूल बोलता है ना, वो कहता है कि नहीं भैया हर एक स्टेज पे होना चाहिए, ठीक। अब देखो जो प्रोविज़न इस स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू हो सकते हैं, ठीक, ये फेडरल स्ट्रक्चर को चेंज करने से बाहर वाली मेजोरिटी है, इसको ध्यान रखना है। पार्ट 1 टाइप 1 टाइप की स्पेशल मेजोरिटी है, ठीक है। वैसे फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करना है तो स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। डीपीएसपी को अमेंड करना है। ऑल अदर प्रोविजन नॉट कवर्ड फर्स्ट एंड थर्ड कैटेगरी, ठीक है। अब ये थर्ड कैटेगरी इसको भी देख लेंगे, ठीक। अब देखो बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट एंड कंसेंट। अब देखो जो फेडरल स्ट्रक्चर चेंज करने ना कॉन्स्टिट्यूशन की, उसमें क्या है, स्पेशल मेजोरिटी भी चाहिए एंड हाफ ऑफ द कंसेंट ऑफ द स्टेट भी चाहिए, ठीक है। स्टेट की जो लेजिस्लेचर होगा ना, वहाँ से किस टाइप की मेजोरिटी से पास होना चाहिए कंसेंट, तो सिंपल मेजोरिटी से पास होना चाहिए। अब दोज प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच रिलेटेड टू फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलिटी कैन बी अमेंडेड बाय द स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट एंड आल्सो विद द कंसेंट ऑफ द हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर बाय द सिंपल मेजोरिटी। हमने देख लिया। इफ वन आर सम आर ऑल द रिमेनिंग स्टेट टेक नो एक्शन ऑन द बिल, इट डजेंट मैटर। अगर हाफ ऑफ द स्टेट ने अपना कंसेंट दे दिया तो बाकी जितने भी स्टेट बचे हैं वो चाहे कंसीडर करें चाहे रिजेक्ट करें, उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे ही हाफ ऑफ द स्टेट अपना कंसेंट दे देंगे, जो फॉर्मेलिटी है वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। अब देखो जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि स्टेट के पास ऐसा कोई टाइम लिमिट नहीं है कि आपको इतने टाइम में कंसेंट देना पड़ेगा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ऐसा पूछा जा सकता है भैया 14 डेज़ का टाइम लिमिट है, 6 मंथ का टाइम लिमिट से, तो ऐसा कुछ नहीं है। द फॉलोइंग प्रोविज़न, मतलब कौन कौन से प्रोविज़न अमेंड हो सकते हैं, तो बेसिकली फेडरल करेक्टर को जो चेंज करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, जैसे इलेक्शन हो गया, प्रेसिडेंट इलेक्शन को लेके हो गया। देखो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट कौन करता है, बेसिकली मेंबर ऑफ
लेजिस्लेटिव स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी तो वोट करते हैं ना, ठीक है। तो भाई वो कहीं ना कहीं उनका पार्टिसिपेशन है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, तो अगर इसको चेंज करेंगे तो कहीं ना कहीं फेडरल फीचर को चेंज करेगा ना भाई। तो ये हो गया। उसके बाद एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन स्टेट। अब एग्जीक्यूटिव पावर जो यूनियन स्टेट का है वो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू हमारा डिवाइड है ना, अब उसमें अगर कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे तो कहीं ना कहीं फेडरल फीचर को इम्पैक्ट करेगा, ठीक है। तो इसीलिए स्टेट का कंसेंट भी इसमें ज़रूरी होगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स हो गया। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स कहीं ना कहीं इम्पार्शियल गिने जाते हैं। इनका काम क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया को प्रोटेक्ट करना, चाहे वो स्टेट लिस्ट के अंदर कोई कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो, जो कॉन्स्टिट्यूशन पावर स्टेट को दिए गए हैं अंडर स्टेट लिस्ट, या फिर यूनियन को यूनियन लिस्ट के अंदर दिए हैं, दोनों पे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का जुडिक्शन होता है। हमने पहले ही देखा है कि हमारे यहाँ इंटीग्रेटेड जुडिशरी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो सारे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न जो है ना उनको जुडिशरी कहीं ना कहीं इंटरप्रेट करती है, ठीक। तो ये भी कहीं ना कहीं फेडरल फीचर को इम्पैक्ट करेगा ना। तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में कुछ अमेंडमेंट करना पड़ा तो स्टेट की कंसेंट लेनी पड़ेगी। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द यूनियन। अब लेजिस्लेटिव पावर यूनियन स्टेट के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन जो है अगर उसमें कुछ चेंजेस लाने पड़े तो भी लेना पड़ेगा उनका कंसेंट। गुड एंड सर्विस टैक्स काउंसिल जीएसटी कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है, वाला सीन है, तो फिर इस पर भी भाई स्टेट की परमिशन लेनी पड़ेगी। एनी ऑफ द लिस्ट इन द 7th शेड्यूल। अब देखो 7th शेड्यूल किस चीज़ से डील करता है, 7th शेड्यूल 8th लैंग्वेज से डील करता है, ठीक। हाँ 7th शेड्यूल कहीं ना कहीं 7th शेड्यूल ओल्ड पीएम 7th शेड्यूल हमारा डील करता है एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना सेंट्रल और स्टेट के बीच में अंडर आर्टिकल 246 उससे डील करता है हमारा 7th शेड्यूल, ठीक। तो उसमें भी कुछ अल्टरेशन करना हुआ तो भाई स्टेट की परमिशन तो लेनी ही पड़ेगी, ठीक। उसके बाद क्या है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन पार्लियामेंट, ठीक है। पार्लियामेंट राज्यसभा में स्टेट का रिप्रेजेंटेशन होता है, पीपल्स चुन के वहाँ से जाते हैं राज्यसभा में, ठीक है। तो उसमें भी अगर कुछ चेंजेस लाने हुए स्टेट की परमिशन नेसेसरी होगी। पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रोसीजर्स, ठीक है। आर्टिकल 368 में ही अगर चेंजेस लानी होगी तो भी स्टेट की परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि भाई कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की बात है। और अगर कॉन्स्टिट्यूशन को आपको अमेंड करना है तो मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन सिंगल ही कॉन्स्टिट्यूशन तो हमारे यहाँ सेंट्रल स्टेट का है, मतलब स्टेट का भी कॉन्स्टिट्यूशन कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होगा, तो फेडरल स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी ना। इसीलिए इसके लिए भी अगर 368 में कुछ अमेंडमेंट करना है तो उसके लिए भी ठीक जो है स्टेट का कंसेंट जरूरी होगा। अब देखो कुछ क्रिटिसिज्म भी है अमेंडमेंट प्रोसीजर के, ठीक है, जैसे कि हमारे यहाँ कोई स्पेशल बॉडी नहीं है, ठीक है, जिसके थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट हो सके। यूएसए में ऐसा नहीं है। यूएसए में कॉन्स्टिट्यूशन कन्वेंशन है या कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है जिसका काम क्या है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करेगा, ठीक। द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर इज वेस्टेड इन द पार्लियामेंट एंड ओनली इन फ्यू केसेस इन द स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट पावर जो हमारे यहाँ, ठीक है, वो पार्लियामेंट के अंदर है, केवल कुछ ही केसेस में जो स्टेट लेजिस्लेचर है उनकी भूमिका है, जैसे अभी हमने देखा है स्पेशल मेजॉरिटी 2 टाइप वाली, ठीक है। द पावर टू इनिशिएट एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन लाई विद द पार्लियामेंट। अगर कॉन्स्टिट्यूशन को के अमेंडमेंट को इनिशिएट करना है तो किसके पास पावर है, पार्लियामेंट के पास। हालांकि यूएसए में स्टेट लेजिस्लेचर जो है hence unlike the in USA the state legislature cannot initiate any bill or proposal for amending the यूएसए में स्टेट लेजिस्लेचर भी किसी बिल को कहीं ना कहीं प्रपोज कर सकता है टुवर्ड्स द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है, ठीक। हमारे यहाँ सिर्फ एक ही केस में ऐसा पॉसिबल है, जैसे कि जो स्टेट की लेजिस्लेटिव काउंसिल को सेटअप या अबॉलिश करना है तो उसके लिए रेजोल्यूशन पास होता है, किसके द्वारा, स्टेट लेजिस्लेचर के थ्रू, ठीक है। केवल इसी केस में स्टेट लेजिस्लेचर किसी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को इनिशिएट कर सकता है। हेयर आल्सो द पार्लियामेंट कैन नाइदर, देखो यहाँ पे भी पार्लियामेंट की पावर है कि चाहे तो अप्रूव करे चाहे तो ना करे। सच रेजोल्यूशन और मे नॉट टेक एनी एक्शन ऑन इट्स, ओके। मेजर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडमेंट विद द पार्लियामेंट अलोन आइदर बाई स्पेशल मेजोरिटी और बाई सिंपल मेजोरिटी। जो मेजर प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन के वो कहीं ना कहीं या तो सिंपल मेजोरिटी से या फिर स्पेशल मेजोरिटी से अमेंड किए जा सकते हैं। केवल कुछ केसेस में स्टेट लेजिस्लेचर की परमिशन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, और उसमें भी केवल हाफ ऑफ देम, ठीक है। जबकि यूएसए में बात करें तो 3/4 ऑफ द स्टेट की परमिशन लेनी पड़ती है। उसके बाद द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रिस्क्राइब द टाइम फ्रेम विद इन विच द स्टेट लेजिस्लेचर शुड रेटिफाई और रिजेक्ट एन अमेंडमेंट सबमिटेड टू देम। जैसे अब फेडरल फीचर को चेंज करना हुआ, हाफ ऑफ द स्टेट्स की रेटिफिकेशन लेने की जरूरत होगी बाई सिंपल मेजोरिटी,
तो अब यहाँ पे जो रेटिफिकेशन देने की बात होती है स्टेट की, उसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, वो जितना टाइम चाहे उतना ले सकते हैं, ठीक है। दिस इज द प्रॉब्लम। आल्सो इट इज साइलेंट ऑन द इशू वेदर द स्टेट कैन विदड्रॉ देयर अप्रूवल आफ्टर अकॉर्डिंग द सेम, मतलब क्या बाद में वो चाहे तो अपना अप्रूवल विड्रॉ कर सकते हैं, इसके लिए भी कोई प्रोविज़न नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं बोला गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। देर इज नो प्रोविजन फॉर द होल्डिंग ए जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट इफ देर इज ए डिडलॉक ओवर द पासेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है। जॉइंट सिटिंग का भी कोई प्रोविजन नहीं है अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात करें तो, ठीक है। जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन कहाँ पे, ऑर्डिनरी बिल में है। द प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट इज सिमिलर टू दैट ऑफ ए लेजिस्लेटिव प्रोसेस, ठीक है। जो अमेंडमेंट का प्रोसेस है ना, एकदम लेजिस्लेटिव प्रोसेस जो ऑर्डिनरी होते हैं उसी की तरह ही है, केवल कुछ चीज़ें अलग हैं, जैसे कि स्पेशल मेजोरिटी बस प्रेफर करी जाती है, बाकी जो प्रोसेस है ना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के, वो लेजिस्लेटिव प्रोसेस की तरह ही होता है, ठीक है। द प्रोविजन रिलेटिंग टू अमेंडमेंट प्रोसीजर आर टू स्केची, ठीक, हैंस दे लीव ए वाइड स्कोप फॉर टेकिंग द मैटर टू द जुडिशरी, मतलब कहीं ना कहीं बहुत ऐसे एम्बिगियस टाइप के हैं, ठीक है। अमेंडमेंट के जो प्रोसीजर हैं काफ़ी स्केची टाइप के हैं, ठीक है, मतलब एकदम स्मूथ नहीं है, इसलिए ये कहीं ना कहीं मैटर्स जुडिशरी के पास ले जाने की इनको नौबत पड़ जाती है, ठीक है। तो डिस्पाइट दिस डिफेक्ट इट कैन नॉट बी डिनाइड दैट द प्रोसेस हैज़ प्रूव टू बी सिंपल एंड ईजी एंड हैज़ सक्सीड इन मीटिंग द चेंज नीड्स। तो इस सब क्रिटिसिज्म के बावजूद भी कोई इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकता कि प्रोसेस जो है सिंपल है, ईजी है, ठीक है, और ये कहीं ना कहीं जो चेंजिंग नीड्स एंड डिमांड्स है टाइम की उसको फुलफिल भी करता है। द प्रोसीजर इज नॉट सो फ्लेक्सिबल एज टू अलाउ द रूलिंग पार्टी टू चेंज इट अकॉर्डिंग टू, देखो अब बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी का ब्लेंडिंग है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का प्रोसेस, ठीक है। तो केसी वेरी इस पर क्या कहते हैं, केसी वेरी कहते हैं कि कहीं ना कहीं जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का प्रोसेस है ना, वो फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी का बैलेंस है, ठीक है। अभी तक जो हम देखते आए ना, वो कहीं ना कहीं केसी वेरी ने ही कहा था। In this context, Pandit Jawaharlal Nehru said in the Constituent Assembly, while we want this constitution to be solid and permanent as we can make it, there is no permanence in the constitution. पंडित नेहरू जी खुद बोलते हैं कि भैया हम चाहते तो हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक सॉलिड हो, परमानेंट टाइप का हो, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन और परमानेंसी में कोई संबंध ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी है कि अगर विद टाइम चीज़ें बदलती हैं तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उन चीज़ों के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर सके, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन लिविंग होना चाहिए, ठीक, वाइटल ऑर्गेनिक पीपल्स होना चाहिए, ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन लिविंग होना चाहिए, समय के साथ ये चेंज होने वाला भी चाहिए, ठीक। सिमिलरली डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ऑब्जर्व इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट द असेंबली हैज़ नॉट ओनली refrain from putting a seal of finality and infallibility upon this constitution by denying the people the right to amend the constitution, as in Canada, or by making the amendment of the constitution subject to the fulfillment of extraordinary terms and conditions as in America or Australia. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भी इसी बात पे जोड़ देते हैं, ठीक। केसी वेरे हैज़ एडमायर्ड द वैरायटी ऑफ अमेंडमेंट प्रोसीजर। अब देखो जो कई तरह के हमारे यहाँ अमेंडमेंट के प्रोसीजर है ना, उसको केसी वेरे ने कहीं ना कहीं एडमायर किया है, ठीक है। He said this variety in the amendment process is wise but rarely found, ठीक है, कि बहुत वाइजली जो डिफरेंट वेराइटी के कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के प्रोसीजर में बहुत वाइजली इसने फ्रेम किया गया है, और अदर कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत रेयरली ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं, ठीक। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक। बेसिक स्ट्रक्चर हमें पता है कि 1973 में, ठीक है, केशवानंद भारती केस के बाद बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आया था। उसके बाद अलग अलग केसेस में भी, जैसे मिनरल मिल्स केस हो गई, इन सब चीज़ों में इसे कोर्ट ने दोबारा अपहेल्ड भी किया था, इसको रिट्रीट भी किया था, ठीक है। अब इमरजेंस ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें, हालांकि हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक केस वाइज हम इसको एक बार क्रोनोलॉजी इसकी समझते हैं, ठीक है। तो चलिए अब इमरजेंस ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ठीक। देखो फंडामेंटल राइट्स अमेंड किया जा सकता है अंडर आर्टिकल 368 कि नहीं, पहली बार ये क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के पास, ठीक है, कब आया, जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया, मतलब 1950 में ही। फिर हुआ शंकरी प्रसाद केस 1951 में, ठीक। इसमें क्या हुआ कि जो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 आया,
उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी थी, ठीक है, उसको अपहेल्ड किया सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक, इसके थ्रू जो राइट टू प्रॉपर्टी था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, ठीक, उसे चैलेंज किया गया। ठीक है, अब देखो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 आया तो राइट टू प्रॉपर्टी को इसने कर्टेल कर दिया। ठीक है, उसके बाद शंकरी प्रसाद केस में इसे चैलेंज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, ठीक है, कि जो पार्लियामेंट की पावर है अंडर आर्टिकल 368, ठीक है, उसके अंदर ये भी उसे पावर है कि वो चाहे तो फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो लास्ट वर्ड मेंशन है ना अंडर आर्टिकल 13, वो केवल ऑर्डिनरी लॉ ही नहीं मेंशन है, ऑर्डिनरी लॉ ही नहीं है आर्टिकल 13 के अंदर लॉ का मतलब, इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी आ गया। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि पार्लियामेंट अगर चाहे तो किसी भी फंडामेंटल राइट्स को, ठीक है, कर्टेल कर सकती है। ठीक है, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं किया जाएगा अंडर आर्टिकल 13 बिकॉज आर्टिकल 13 डजेंट इंक्लूड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ आर्टिकल 368। तो शंकरी प्रसाद केस 1951, बस इतना याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 13 में लॉ का मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं होता अंडर आर्टिकल 368, इसीलिए अगर गवर्नमेंट चाहे तो वो फंडामेंटल राइट्स को ले सकती है। ठीक, उसके बाद सज्जन सिंह केस आता है 1964 में। ठीक, फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो ऊपर जजमेंट दिया था शंकरी प्रसाद केस में उसी को दोहराया। ठीक है, फिर से कहा कि भैया आर्टिकल 13 में लॉ का मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं है। फिर आता है गोलकनाथ केस 1967 का। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो पहले का जजमेंट था ना, इसमें इसने रिवर्स कर दिया। इस केस में क्या बोला कि जो 17th अमेंडमेंट एक्ट 1964 है, ठीक है, 17th अमेंडमेंट एक्ट 1964 बेसिकली क्या किया था, तो उसने ये किया था कि कुछ एक्ट है ना, उसने उसे 9th शेड्यूल के अंदर रख दिया था। ठीक है, अब गोलकनाथ केस में इसे चैलेंज किया गया 17th अमेंडमेंट एक्ट को। ठीक है, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने रूल दिया कि भैया फंडामेंटल राइट्स जो है ना वो कहीं ना कहीं ट्रांसीडेंटल हैं एंड इमिटेबल्स हैं, मतलब कभी ना जाने वाले हैं। ठीक, पार्लियामेंट कोई भी फंडामेंटल राइट नहीं ले सकती। इसने कहा कि भैया अब क्या हुआ, अभी तक तो हमने शंकरी प्रसाद के सज्जन सिंह में कहा कि आर्टिकल 13 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को नहीं इंक्लूड करता है, लेकिन अब क्या कहा इसने कि आर्टिकल 13 में जो लॉ का मतलब है उसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी है। ठीक है, इसीलिए अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया जाता है अंडर आर्टिकल 368 और वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है तो वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है। ठीक, अब पार्लियामेंट रिएक्ट करेगा इस जजमेंट पे, तो गोलकनाथ केस के जजमेंट के ऊपर रिएक्ट करते हुए पार्लियामेंट ने 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 लाया। ठीक है, इसने क्या किया, इसने जो आर्टिकल 13 और 368 है उसी को अमेंड कर दिया। इसने क्या कहा, पार्लियामेंट के पास पावर है कि किसी भी फंडामेंटल राइट्स को ले सकती है अंडर आर्टिकल 368, और ऐसा कोई भी एक्ट अंडर आर्टिकल 13 के अंदर लॉ के रूप में नहीं कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद आता है केशवानंद भारती केस 1973 में। सुप्रीम कोर्ट जो गोलकनाथ केस था ना उसको ओवर रूल कर देती है और कहती है, ये बेसिकली 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 आया ना, जो किया था पार्लियामेंट ने, मतलब रिएक्ट किया था गोलकनाथ केस के बाद, इसने अपहेल्ड किया उसकी वैलिडिटी को, मतलब मान लिया कि अच्छा ठीक है आप जो कह रहे हैं ठीक है कि पार्लियामेंट किसी भी फंडामेंटल राइट्स को ले सकती है। ठीक, उसी के साथ साथ इसी केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर का भी कॉन्सेप्ट रखा। इसने क्या कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है पार्लियामेंट का अंडर आर्टिकल 368 डज नॉट, इसका मतलब ये नहीं कि वो बेसिक स्ट्रक्चर जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसको भी बदल सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को नहीं ले सकती है। कौन से फंडामेंटल राइट्स को नहीं ले सकती है, वो फंडामेंटल राइट्स जो कहीं ना कहीं बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आते हैं। ठीक है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज रिफर्म्ड एंड, देखो फिर इंदिरा नेहरू गांधी केस होता है 1975 में।
डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को दोबारा रिअफर्म करती है सुप्रीम कोर्ट, दोबारा दोहराती है। सुप्रीम कोर्ट ने जो 39th अमेंडमेंट है 1975 था ना, उसने इनवैलिडेट कर दिया। ठीक, इसमें क्या था 39th अमेंडमेंट 1975 में, इसमें कहा गया था कि जो डिस्प्यूट होगा अगर वो प्राइम मिनिस्टर और स्पीकर ऑफ लोकसभा का जो है, अगर उसके इलेक्शन रिलेटेड डिस्प्यूट हैं तो वो किसी भी कोर्ट के दायरे से बाहर हैं। कोर्ट ने क्या कहा कि भैया ये जो प्रोविज़न है ना, ये कहीं ना कहीं बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के अंदर आता है। इसलिए जो ये कोर्ट के पास इलेक्शन डिस्प्यूट प्राइम मिनिस्टर और स्पीकर ऑफ लोकसभा का चैलेंज किया जाता है, उसे आप ले नहीं सकते। उसके बाद क्या हुआ कि पार्लियामेंट ने दोबारा रिएक्ट किया, ठीक है, इस जजमेंट पे 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1978 पास करके। ठीक है, इस एक्ट ने क्या किया, इसने 368 को अमेंड कर दिया एंड कहा कि, और इसमें लिखा कि कोई भी जो कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है ना पार्लियामेंट की, उस पर कोई भी लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, कोई भी अमेंडमेंट किसी भी कोर्ट में क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। ठीक है, किस ग्राउंड पे, इस ग्राउंड पे कि ये कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। ठीक, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट मिनर्वा मिल केस आता है 1980 में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रोविज़न को इनवैलिडेट कर दिया और कहा कि भैया आप ऐसा नहीं कर सकते। जुडिशियल जो रिव्यू है वो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसलिए जो कोर्ट है वो किसी भी केसेस को, अगर वो चाहे कि वो बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन है तो उसका जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। ठीक है, अप्लाइंग द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर विद रिस्पेक्ट टू आर्टिकल 3 द कोर्ट हेल्ड दैट, ठीक है, सिंस द कॉन्स्टिट्यूशन हैड कन्फर्ड अ लिमिटेड अमेंडिंग पावर। देखो कोर्ट ने क्या कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन ने जो पार्लियामेंट के पास पावर दी है ना, वो लिमिटिंग अमेंडिंग पावर है। जो पार्लियामेंट है ना, उसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से नहीं कंपेयर कर सकते। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पावर अनलिमिटेड थी, लेकिन जो ये पार्लियामेंट है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू बनाई गई है, इसलिए इसकी पावर लिमिटेड है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया था, इसलिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास पावर अनलिमिटेड था, जबकि जो ये पार्लियामेंट है ना, इसे कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाया है, इसलिए पार्लियामेंट की पावर लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है। ठीक, उसके बाद वमन राव केस आता है 1980 में। सुप्रीम कोर्ट अधीर टू द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक, दोबारा रिट्रीट करता है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को और फिर से क्लासीफाई करता है कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 24 अप्रैल 1973 के बाद है, ठीक है, ठीक है, उस पर जो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है वो अप्लाई होगा। ठीक, उसके बाद एलिमेंट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें कि भाई बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें आती हैं। ठीक, तो सबसे पहली बात कि बेसिक स्ट्रक्चर में द प्रेजेंट पोजीशन इज दैट पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल, देखो करंट पोजीशन क्या है आर्टिकल 368 का पार्लियामेंट के पास, तो पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब अभी करेंटली अगर पार्लियामेंट चाहे तो कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी पार्ट बदल सकता है, फंडामेंटल राइट्स भी चेंज कर सकता है, बट जो उसमें बेसिक स्ट्रक्चर है ना, उन्हें बदल नहीं सकता। ठीक, हालांकि जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना, इसको अभी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डिफाइंड ऐसा नहीं किया है, इसका जो दायरा है ना काफ़ी वाइडर है। सुप्रीम कोर्ट किसी भी चीज़ को बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर काउंट कर सकती है इफ़ दे थिंक फिट। ठीक है, फ्रॉम द वेरियस जजमेंट द फॉलोइंग है, देखो कुछ जजमेंट, मतलब कई सारे जजमेंट हुए, उसके थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक फीचर्स निकाल के दिए कि भैया ये बेसिक फीचर है, आप इसको अमेंड नहीं कर सकते, ये बेसिक फीचर है, आप इसको अमेंड नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन ही सुप्रीम है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको आप बदल नहीं सकते। सोवरेन डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटी, जो इंडियन पॉलिटी है ना, सोवरेन है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिकन है, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसे आप बदल नहीं सकते। जो कॉन्स्टिट्यूशन का सेकुलर करेक्टर है ना, धर्म निरपेक्ष का करेक्टर है, पंथ निरपेक्ष वाला, उसे भी आप बदल नहीं सकते। सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, जो पावर का सेपरेशन है ना लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के पास, उसको आप बदल नहीं सकते, बेसिक फीचर है। फेडरल करेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक फीचर है। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ये भी बेसिक फीचर है। वेलफेयर स्टेट, सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस,
बेसिक फीचर। जुडिशियल रिव्यू, ये भी बेसिक फीचर है। फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, बेसिक फीचर है, बदल नहीं सकते। पार्लियामेंट्री सिस्टम, बेसिक फीचर है। रूल ऑफ लॉ, बेसिक फीचर है, नहीं बदल सकते। हार्मनी एंड बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल, बेसिक फीचर है। प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, बेसिक फीचर। फ्री एंड फेयर इलेक्शन, बेसिक फीचर। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, बेसिक फीचर है। लिमिटेड पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक फीचर है। इफेक्टिव एक्सेस टू जस्टिस, बेसिक फीचर है। प्रिंसिपल आर सेंस अंडरलाइंग फंडामेंटल राइट्स। पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32, 136, 141 एंड 146। पावर ऑफ हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 एंड 227। सो बेसिकली ये सारे बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आते हैं। ठीक है, अब बेसिक स्ट्रक्चर के जो डिफरेंट प्रोविजन है ना, उनका एवोल्यूशन कैसे हुआ, जो भी हम ऊपर देखा ना ये 20 बेसिक स्ट्रक्चर, तो देखते हैं कि इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ। ठीक है, तो अब देखो, पहले केशवानंद भारती केस 1973 आता है, वहीं से बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इमर्ज होता है। ठीक है, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने किन किन चीज़ों को बेसिक स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया, तो इसने कहा सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर, ये भी बताया कि बेसिक फीचर है। सो सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक, केशवानंद भारती। सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक, बेसिक फीचर केशवानंद भारती केस। रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इंडियन पॉलिटिक ऐसी है, रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक फॉर्म, बेसिक फीचर केशवानंद भारती केस। सेक्युलर करेक्टर है ना, वो भी बेसिक फीचर है। ठीक, उसके बाद फेडरल करेक्टर है जो, वो भी बेसिक फीचर है। सोवरेंटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, बेसिक फीचर है। फ्रीडम ऑफ डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, बेसिक फीचर है। ठीक है, वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक फीचर है। पार्लियामेंट्री सिस्टम भी बेसिक फीचर है। ठीक, तो ये चीज़ें इमर्ज हुई थी बेसिक फीचर इन केशवानंद भारती केस। अब इंदिरा गांधी केस का देखते हैं, 1975 में इसे इलेक्शन केस भी कहा जाता है। ठीक है, इंदिरा गांधी के इलेक्शन को चैलेंज किया गया था। इंडिया एंड सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है, बेसिक फीचर है। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, बेसिक फीचर है। ठीक, सेकुलरिज्म एंड फ्रीडम ऑफ कंसाइन रिलीजन्स, बेसिक फीचर है। ठीक, उसके बाद रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ लॉ नॉट ऑफ मैन, बेसिक फीचर है रूल ऑफ लॉ। जुडिशियल रिव्यू, बेसिक फीचर है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन विच इज इम्प्लाइड इन डेमोक्रेसी, बेसिक फीचर है। मिनर्वा मिल केस 1980 के बाद आता है। इसमें क्या बोलता है कि भाई जो पार्लियामेंट के पास पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का, लिमिटेड है। जुडिशियल रिव्यू बेसिक फीचर बोलता है। ठीक है, हार्मनी एंड बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ये भी मिनर्वा मिल केस में बेसिक फीचर बताया गया। ठीक, सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड, इफेक्टिव एक्सेस टू जस्टिस, बेसिक फीचर। भीम सिंह जी केस, वेलफेयर स्टेट, सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस, बेसिक फीचर। एसपी संपत कुमार केस, रूल ऑफ लॉ, जुडिशियल रिव्यू, ये याद रखने वाली चीज़ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पी संबा मूर्ति, रूल ऑफ लॉ, जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, दिल्ली जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन केस, पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32, 136, 141 एंड 142। ठीक, इंदिरा साहनी केस 1992, पॉपुलर नोन एज मंडल केस, रूल ऑफ लॉ। कुमार पद्मा प्रसाद केस, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, बेसिक फीचर। कीटो होलोऑन केस 1992, पॉपुलर नोन एज डिफेक्शन केस, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, बेसिक फीचर। सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक स्ट्रक्चर्स, रिपब्लिकन स्ट्रक्चर, बेसिक फीचर। रघुनाथ राव केस, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। एस.आर. बोमई केस, फेडरलिज्म, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, सोशल जस्टिस एंड जुडिशियल रिव्यू, बेसिक फीचर। एल चंद्र कुमार केस, पावर ऑफ हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 एंड 227, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इंदिरा साहनी 2 केस, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। ठीक, ऑल इंडिया जज एसोसिएशन केस 2000, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियल सिस्टम। कुलदीप नायर केस, डेमोक्रेसी एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शन, इंपॉर्टेंट वन। एम नागराज केस, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, ये भी इंपॉर्टेंट है। आई आर कोहलू केस, पॉपुलरली नोन एज 9 शेड्यूल केस, रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर, प्रिंसिपल अंडरलाइंग द फंडामेंटल राइट, जुडिशियल रिव्यू, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, बेसिक फीचर। राम जेठमलानी केस, पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32। नमित शर्मा केस 2012, फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, बेसिक फीचर। मद्रास बार एसोसिएशन केस, जुडिशियल रिव्यू, पावर ऑफ हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 एंड 227। सो आप देखेंगे ना कि एक एक बेसिक फीचर ना कई केसेस के अंदर आ गए हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ है नहीं कि हाँ किसी में प्रोपाउंडेड किया फिर दोबारा किसी में उसको रिट्रीट किया गया है। ठीक है, रिट्रीट किया गया है। ठीक है, तो ऐसा ही हुआ है, ऐसा कोई स्ट्रिक्ट नहीं है। ठीक, तो ये हुआ हमारा जो चैप्टर 11 एंड 12 था। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की बात करेंगे जो कि पार्ट 2 के अंदर आता है। ठीक, अभी तक जो थे ना फैक्चुअल ज़्यादा थे, अब जो है वो समझने वाली चीज़ें ज़्यादा है, थोड़ा सा ईजी हुआ। तो थैंक यू।